everyone, welcome to the Scholar's Lair. In today's video, we will be learning Class 12th English Chapter 2, The Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So, without further ado, let's start. आज हम सिर्फ पार्ट 1 ही करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं. ये लिखा है एनीस जंग ने, जो कि उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो हैदराबाद में बिताया है, अपने एडोलेसेंस भी, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन रूरकेला. उन्होंने अपना करियर जो है इंडिया में बनाया, फिर वो एडिटर और कलमनिस्ट रही हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए. जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट जो है वो एक स्टोरी नहीं होती, ये एक एक्सर्प्ट है उनकी बुक से जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग. बुक का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, उसका एक पार्ट है ये. कभी भी अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन आए तो ये मत लिखना इन द स्टोरी. स्टोरी शब्द से यूज़ नहीं करना, हमें एक्सर्प्ट शब्द यूज़ करना है. बुक का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहाँ पे वो बात कर रही हैं पॉवर्टी की और ट्रेडिशंस की, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ग्राइंडिंग पॉवर्टी का क्या मतलब है? एक्सट्रीम पॉवर्टी. ठीक है, मतलब ये फैक्टर्स की बातें कर रही हैं पॉवर्टी के. और लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है लाइफ ऑफ डेप्रीविएशन, कि कैसे उनके पास बहुत इतनी सारी नेसेसिटीज़ की कमी है. यहाँ पे जो है हम पहले चैप्टर शुरू करने से पहले बात करते हैं चाइल्डहुड की. और क्योंकि इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है? थीम समझने के लिए हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग जो है वो क्या दर्शाता है. स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं तो एक फ्रेशनेस, एक लाइवलीनेस आती है ना, एक ब्लूमिंग फेज होता है, सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इस टाइम पे. ऑल्सो जो स्प्रिंग है वो कब आता है? जो हमारा ईयर है, ईयर की स्टार्टिंग के अंदर स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि जो सीजन्स है ना, उनकी जो साइकिल है वो शुरू हुई है. इट इज़ द बिगिनिंग. और जो चाइल्डहुड है वो भी कैसा फेज़ होता है? वो भी एक बिगनिंग फेज़ होता है. इसमें इनोसेंस होती है, इसमें लाइवलीनेस होती है, बच्चे और केयर फ्री नेचर के होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, एक एक्टिविटी का फेज़ होता है. यहाँ पे बच्चा ग्रो कर रहा होता है, बहुत नाइव होते हैं और गलेबल भी होते हैं. तो स्प्रिंग और चाइल्डहुड आपस में कैसे हैं? बहुत ज़्यादा जो है मिलते जुलते होते हैं. तो जो स्प्रिंग है ना वो बिल्कुल किसी भी इंसान की लाइफ का एक चाइल्डहुड है ना, मतलब दोनों बहुत इक्वल हैं. जैसे स्प्रिंग जो है उसकी हमने बात की और चाइल्डहुड की हमने जो बात की. अगर किसी का चाइल्डहुड हैम्पर हो जाता है तो जो इंडिविजुअल है उसकी इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से इफ़ेक्ट होता है. ऐसा लगता है कि किसी की जो लाइफ है उससे उसको स्प्रिंग छिन गया, उसका चाइल्डहुड जो है वो छिन गया. और हम इसको ये कहेंगे कि जो उसकी लाइफ की स्टार्टिंग हुई है ना वो जस्टिफाइड नहीं हुई, क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसको अपना बचपन जीने का जो हक है वो नहीं मिला. इसी चीज़ के बारे में स्टोरी है, स्टोरी नहीं एक्सर्प्ट है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो जो हमारी ऑथर है, राइटर है, और हमारी जो ऑथर है एनीस जंग, वो एक क्वेश्चन पूछ रही है एक बच्चे से जिसका नाम है साहिब. तो वो कह रही है कि तुम ऐसे क्यों करते हो? सुबह सुबह मैं रोज़ तुम्हारे को देखती हूँ स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. अब इसको अगर आप पढ़ो तो गार्बेज डंप से समझ आता है कूड़े का ढेर. ठीक है. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना, सर्चिंग. अब वो क्या सच में गार्बेज के अंदर कोई अपना गोल्ड डालेगा क्या? गोल्ड की चेन मिलेगी क्या उसको? नहीं. यहाँ पे इसको आप ऐसे 1 मार्क कर लो. गोल्ड जो वर्ड है ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है सेकेंड लाइन में ही चैप्टर की. यहाँ पर जो गोल्ड है ना उसका मतलब है एनीथिंग ऑफ वैल्यू. कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको आप
सेल करो और उससे पैसा आए, या फिर आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए रख लो। मतलब कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मान लो कोई थोड़ा सा पुराना बर्तन हो सकता है। अब हो सकता है वो उसको सेल कर दे और उससे उसे पैसा आ जाए, कोई मेटल की चीज़, या फिर वो उसको खुद यूज़ कर ले। ये जो लाइन है ना, इससे हमें एक बात और पता चलती है, गार्बेज डंप्स की बात हो रही है और ढूंढने की बात हो रही है उसमें सुबह सुबह। तो यानी कि जो साहिब है ना, वो असल में कौन है? वो एक रैग पिकर है। क्या है? रैग पिकर। क्वेश्चंस के अंदर आप साहिब को एज ए रैग पिकर बता सकते हो। अब हम थोड़ा साहिब के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जो साहिब है ना, वो अपना घर छोड़ के उसे बहुत टाइम हो गया घर छोड़े हुए। उसका घर कहाँ था? वो था ढाका के हरे मैदानों में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। यानी कि ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की कैपिटल इज़ ढाका। वो क्या कह रहे हैं कि असल में वो ढाका में रहता था, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉर्म्स आए जिस वजह से उनके जो फील्ड थे और उनका जो घर था वो सब मतलब स्टॉर्म में बह गया, स्वेप्ट अवे हो गया, सारा तहस नहस हो गया। उसकी मदर उसे बताती हैं। इस वजह से वो वहाँ से चले गए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। फिर से आया ना गोल्ड। अभी वाला कौन सा गोल्ड है? सेकंड, इसको बोल दो, लिख दो, आई मीन सेकंड गोल्ड। ये जो गोल्ड की बात हो रही है ना, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि क्या चीज़ होती है? सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। मतलब जो सिटी के पास होती है, जैसे एक सिटी है, वो आपको लाइवलीहुड देगा, आपको सारी नेसेसिटी की चीज़ें देगा, जैसे कि शेल्टर हो गया ये, और मतलब क्लोथ्स वगैरह, ये सारी नेसेसिटी बेसिक चीज़ें। एक सिक्योरिटी होती है कि अब उसके कहीं पे भी कोई स्टॉर्म वगैरह जो है उससे उनको बचावट होगी, ऐसी चीज़ें सिटी में वो आ गए हैं ये सब ढूंढने के लिए, ये सब पाने के लिए। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ना, इसमें ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे जो गोल्ड आया और यहाँ पे जो गोल्ड आया है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या कह रहे हैं साहिब, क्योंकि उसने पूछा कि तुम ऐसे ये क्यों करते हो, तुम रैग पिकिंग का काम। तो कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ और नहीं है करने को। तो वो कहती है, तो स्कूल चले जाओ। ग्लिबली उन्होंने कहा, ग्लिबली। ग्लिबली का क्या मतलब है? बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग शी सेड दिस, गो टू स्कूल। और इमीडिएटली उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये एडवाइस जो उन्होंने दिया है स्कूल जाने का, कितना हॉलो साउंड करता होगा ना। हॉलो मतलब कि मतलब आप ऐसे ही समझो कि कोई इंसान है जो रैग पिकिंग कर रहा है और अपने चाइल्डहुड में रैग पिकिंग कर रहा है, उसको अपने एकदम से कहते स्कूल चले जाओ ना। उस बेचारे के पास शायद पैसे भी नहीं है स्कूल जाने को, या उसकी कंडीशन कैसी है। अगली ही लाइन में वो बताता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो कहता है कि यहाँ आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं, अगर वो बना दे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो फिर वो कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे? अच्छा, एक चीज़ और थी जो इसने लाइन बोली है ना, ये साहिब ने बोली है कि अभी मेरे आसपास मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर वो बना देंगे तो मैं जाऊँगा। ये एक तरीके से ना एक एक्सक्यूज़ है, मतलब एक एक्सक्यूज़ बता रहा है वो कि यहाँ आसपास है ही नहीं ना स्कूल, इसी वजह से मैं नहीं जा सकता। तो वो बहुत ही हाफ जोकिंग में मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं अगर एक स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे? तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्माइल करके कहता है हाँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद वो देखती हैं कि वो भाग के आता है उनके पास और ऑथर के पास, और कहते हैं कि क्या आपका स्कूल बन गया? तो वो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है और कहते हैं कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब वो एम्बैरेस क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस बना रखा होता है जो असल में उसका मीनिंग नहीं था, मतलब वो असली में प्रॉमिस नहीं किया था उन्होंने। फिर वो सोचती कि प्रॉमिस इज़ लाइक माइन,
abound in every corner of his bleak world. यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो फॉल्स प्रॉमिस, अबाउंड मतलब बनाया है, मेड, ऐसा प्रोमिस लाइक माइंड मतलब फॉल्स प्रॉमिस जो बनाए गए हैं, ये तो उसके ब्लीक वर्ल्ड में, उसके सीरियस, उसके डल से डिम से वर्ल्ड में हर जगह है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम. ये अपना फ्लैशबैक है जो वो बता रही है कि जब मैंने काफ़ी महीनों हो गए थे मुझे उसे जाने हुए, तो मैंने इसका नाम पूछा. उसका नाम है साहिब ए आलम. उसने बताया इसको तो पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है. अगर उसे पता होता कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसको तो ये बात बिलीव ही नहीं हो पाती कि उसके नाम का मतलब ये. कितना आयरॉनिकल है ये. यहाँ पे क्या है, आयरनी. आयरॉनिकल क्यों है? क्योंकि वैसे तो उसके नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उस बेचारे के पास कोई लाइवलीहुड अभी इतना अच्छा नहीं है, नेसेसिटीज़ नहीं है उसके पास. जो है वो स्कूल भी नहीं जा सकता और रैक पिकिंग का काम करता है. उसको पता नहीं है उसका नाम क्या है, लेकिन तभी वो स्ट्रीट्स में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़. बेयरफुट बॉयज़ मतलब नंगे पैर. हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. सुबह सुबह वो आते हैं रैक पिकिंग करने और फिर नून में शाम 12 बजे तक वो चले जाता है. और महीनों हो गए, बीत गए उन्हें ये काम करते हुए. तो अब जो है हमारी ऑथर वो उन्हें पहचानती हैं. एक से वो पूछती हैं वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स. तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी. तो वो कहता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. इसका मतलब कि जो उसकी मदर है ना, उसको वो शेल्फ से वो लाई नहीं है. जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो हो सकता है एमसीक्यू के अंदर ये आए और इसमें लिखा हो कि वाई वॉजंट ही वेयरिंग चप्पल्स, द रैक पिकर या कोई भी. तो उसमें ऑप्शन होंगे कि बिकॉज हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, बिकॉज हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम ढाका, बिकॉज ही डज नॉट लाइक वेयरिंग चप्पल्स, या फिर बिकॉज द चप्पल्स आर नॉट हिज साइज. ऐसी कुछ भी. इसका आंसर हमेशा भी यही करना, शेल्फ वाला. इसका कोई और मीनिंग मत निकालना. फिर एक और कहता है कि अगर वो मेरे को देंगी भी तो मैं तो उनको फेंक दूंगा. और वो जो बच्चा ये बात कहता है ना कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. जो उसने जूते पहन रखे होते हैं उन वो तो मैच भी नहीं करते एक दूसरे से. और जब वो कहती हैं इस बारे में, मतलब एक कमेंट करती हैं जो बताया नहीं गया, बट उन्होंने उसी के जो मैच नहीं करते हैं जूते पे कमेंट किया, तो वो अपने फीट को क्या करते हैं, शफल करते हैं, थोड़ा हिलाता है इधर उधर और कुछ नहीं कहता. फिर एक तीसरा बच्चा है, वो आके कहता है कि मेरे को चाहिए शूज़. और उस बेचारे के पास कभी भी अपनी लाइफ में एक पेयर था ही नहीं. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कुछ लोग कि ये तो एक ट्रेडिशन है, ऐसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है. बट वो कहती है कि आई वंडर इफ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो है, ये जो ये ट्रेडिशन वाली बात की है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है. ये चीज़ इस चीज़ को एज अ बहाना है छुपाने के लिए उनकी पॉवर्टी की स्टेट को. फिर वो एक स्टोरी बता रही हैं. उनको याद एक आदमी था, उडीपी में रहता था वो. उसने कहा कि जब वो एक छोटा मतलब यंग बॉय था, तो वो स्कूल पे जाता था जो कि एक ओल्ड टेम्पल के साथ था. और वहाँ पे उसके जो फादर थे वो क्या थे, एक प्रीस्ट थे. तो वो जाता था टेंपल में और प्रे करता था एक शूज़ के लिए, पेयर ऑफ शूज़ के लिए. 30 साल बाद जब वो उसके टाउन गई और टेंपल पे गई, जो अब यहाँ पे लिखा है, इसे हाईलाइट कर दी क्योंकि इम्पोर्टेंट है. विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ desolation.
इस लाइन को अगर आप देखोगे, ड्राउंड इन द एयर और डिसोलेशन, असल में यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है जिसको हम कहेंगे मेटाफर। और डेसोलेशन का क्या मतलब होता है? डेसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेटेड। जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस की मैं बात करूँगी, इन सब पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बैकयार्ड में जहाँ पे जो नए प्रीस्ट है वो रहते हैं, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं। वो देखते हैं कि एक यंग बॉय है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, सॉक्स पहन रखे हैं और शूज़ पहन रखे हैं। वो आता है पैंट करता हुआ, भागते भागते अपना स्कूल का बैग है उसको एक फोल्डिंग बेड पे फेंकता है। उसको देख के उन्हें याद आता है उस बच्चे की जिन्होंने गॉडेस को प्रे किया था जब उसको ऑलरेडी एक शूज़ का पेयर मिल गया था। अब जब उसके पास जो शूज़ है वो आ गए, तो वो किस चीज़ की प्रेयर करता है कि काश मैं इनको कभी खोऊं ना। और जो गॉडेस है उन्होंने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया है। जो यंग बॉयज़ हैं जैसे कि प्रीस्ट के बेटे जैसे, अब वो शूज़ पहनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रैक पिकर्स की तरह हैं, जिनके पास अभी भी शूज़ नहीं है। अब वो कहती हैं कि उनके जो जान पहचान है उन बेयरफुट रैक पिकर्स की, उन्हें एक सीमापुरी एक जगह वहाँ पे ले जाती है। सीमापुरी जगह की स्टोरी है। ये एक जगह है जो कि दिल्ली की पेरिफेरी पे है, आउटस्कर्ट्स पे है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब ये जो लाइन है ना, हो सकता है ये आपको एमसीक्यू में आए। अब वो पूछे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे लिख रखा है क्या? मेटाफोरिकली। और ऑप्शन में भी दिया होगा मेटाफोरिकली, मेटाफोर। बट ये मेटाफोर नहीं है। यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो है कॉन्ट्रास्ट। हम इस लाइन को समझते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कहना चाह रही है कि जो सीमापुरी है ना, वो दिल्ली के पेरिफेरी पर है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले के अंदर उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स यानी माइग्रेंट्स हैं। कहाँ से आए हैं? वो बांग्लादेश से आए थे। कब? 1971 में, जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। साहिब की जो फैमिली है वो उनमें से एक है। तब उस टाइम पे जो सीमापुरी था वो क्या था? विल्डरनेस था। विल्डरनेस का क्या मतलब है कि वो बहुत ही खाली था, डिजर्टेड था, वेकेंट था। और अभी भी है, लेकिन वो खाली नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मड के, जिनमें जो रूफ है, छत है, वो किसकी है? टिन और टारपोलिन की। सीवेज नहीं है वहाँ पर, सीवेज सिस्टम नहीं है, ना ही ड्रेनेज है, ना ही रनिंग वाटर है। डिवॉइड मतलब विदाउट। और यहाँ पे रहते हैं 10,000 रैक पिकर्स। और अब तो 30 साल हो गए उन्हें यहाँ रहते रहते, लेकिन उनके पास ना आइडेंटिटी है, ना ही परमिट, लेकिन राशन कार्ड है, जिस वजह से उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। वो खाना ग्रेन जो है वो बाय कर लेते हैं। और वैसे भी फूड जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, आइडेंटिटी से ज़्यादा। वो कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। वी वुड रादर लिव हेयर दैन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। ऐसा कहती हैं कुछ औरतें जो टैटर्ड साड़ीज़ में उन्होंने पहन रखी है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने सुंदर सा लैंड जहाँ पे ग्रीन फील्ड और रिवर्स थी वो छोड़ के आप सिटी में क्यों आ गए? आइडेंटिटी की जो बात हो रही है यहाँ पे, सिटीजनशिप की बात हो रही है। और ये जो 10,000 रैक पिकर्स है, बेसिकली फैमिलीज की बात हो रही है। फिर जब भी वो कहते हैं wherever they find food they pitch their tents and become transit homes, यानी जहाँ पे भी उन्हें लगता है यहाँ पे खाना मिल सकता है उनको,
वहाँ पे ही वो अपना टेंट लगा लेते हैं। बेसिकली उनके ट्रांजिट यानी टेम्प्रेरी घर बना देते हैं वहीं पे, जहाँ पे उनके सर्वाइवल के उन्हें होप लगती है। इनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते होते इनके पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। किसके साथ पार्टनर्स? पेरेंट्स के साथ पार्टनर्स बन जाते हैं। और सीमापुरी के अंदर जो सर्वाइवल है उसका मतलब क्या है? रैग पिकिंग। यही काम है। बहुत सालों से इसने एक फाइन आर्ट जैसा एक्वायर कर लिया प्रोपोर्शन। फिर एक लाइन आती है, गार्बेज देम इज गोल्ड। अब चैप्टर में ये तीसरी बार है जब गोल्ड को रेफर किया गया है। यहाँ पर जो हम जिस गोल्ड की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये जो लाइन है ना, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड वाली, और ये सर्वाइवल इन सीमापुरी वाली, ये दोनों भी एक पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो क्या है? अगर आपने ये सुना हो, हाइपरबोली, हाइपरबोल भी कह देते हैं, होता है इट्स हाइपरबोली। हाँ, तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड जो है हम डिस्कस कर रहे थे। ये रहा, यहाँ पे जो गार्बेज है ना, उसका मतलब दोबारा वही होता है, कोई चीज़ जिसकी वैल्यू हो। क्योंकि ये जो है ये इनके ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, और वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। उनका सर्वाइवल जो है सिर्फ जो भी उन्हें वैल्यू की चीज़ मिलेगी उसी पर डिपेंडेंट है उनका सर्वाइवल। फिर कहते हैं उन्हीं की डेली ब्रेड है, उनके जो सर है उस पर छत है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लीकिंग रूफ हो। लेकिन फिर वो कहते हैं जो बच्चा है ना उसके लिए तो वो उससे भी ज़्यादा है, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। जो चाइल्ड है वो बता रहा है कि कभी कभी मैं एक 10 रुपये का, मतलब 1 रुपये जो है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ, हो सकता है 10 रुपये का नोट मैं ढूंढ लेता हूँ। साहिब कहता है ये बात, और उसकी जो आईज़ है ना वो लाइटन अप हो रही हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप वो कहना चाह रहे हैं कि गार्बेज जो है, जब वो ढूंढ रहे होते हैं कुछ चीज़ उन्हें मिल जाए, उनको अगर वो दिख जाता है कुछ भी, सिल्वर कॉइन अगर आप ढूंढ सकते हो तो आप ढूंढते ही रहते हो, क्योंकि एक होप होती है कि आपको कुछ और भी मिलेगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका एक अलग मतलब है, जो उनके पेरेंट्स को मतलब लगता है उससे। बच्चों के लिए ना इट इज़ wrapped in wonder, and for elders it is a means of survival। ये जो है यहाँ पर फिर से एक फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, जो है कॉन्ट्रास्ट। मतलब दो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग बातें हैं, मतलब एक ही चीज़ के दो अलग अलग मीनिंग है। चिल्ड्रन के लिए वो एक वंडर, एक सरप्राइज़ है, एक एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि वो कभी कभी पैसे ढूंढ लेंगे या फिर कुछ पर्सनल यूज़ की चीज़ ढूंढ लेंगे। लेकिन एल्डर्स जो हैं सीमापुरी के, उनके लिए तो ये सर्वाइवल ही है। उनको फैमिली को सर्वाइव करने के लिए जो वो ढूंढेंगे, जिसको गोल्ड कहा जा रहा है, गार्बेज में से जो भी उन्हें वैल्यू का मिले, वो उनके लिए सर्वाइवल है। एक विंटर की मॉर्निंग वो देखती हैं कि जो साहिब है ना वो एक फेंस्ड गेट पे खड़ा हुआ है नेबरहुड के क्लब के। वो देख रहे हैं कि 2 यंग मैन हैं, उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, वो क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। वो क्या कह रहा है? वो टेनिस देख रहा है, 2 लोग खेल रहे हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड है उसको जो फेंस है, जाली है, उससे पीछे से देखने में। वो फिर ये भी कहता है कि मैं कई बार अंदर भी चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता। जो गेट का कीपर है वो उसको झूला झूलने देता है। वो देखती है कि जो साहिब है ना उसने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं, जो कि थोड़ा अलग लग रहा है, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है उसके डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट्स से।
फिर अब वो देख रही होती है तो वो एक एक्सप्लेनेशन देता है, वो कहता है कि ये मेरे को किसी ने दिए थे। तो वो किसी भी मतलब एक तरीके से जो एक रिच बॉय था उसके डिस्कार्डेड शूज़ थे जो अब उसे नहीं पहनने थे, तो उसने वो डोनेट कर दिए। वो कहते हैं कि शायद उस जो रिच इंसान था, जो रिच बॉय था, उसने वो क्यों नहीं पहने, क्योंकि उसमें एक होल हो गया था। लेकिन वो जो होल है ना, रिच बॉय ने तो उस होल को देख के उन शूज़ को फेंक दिया, लेकिन साहिब को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक को जिसने बेयरफुट रहा है, नंगे पैर रहा है, एक शूज़ जिसमें चाहे होल हो, एक ड्रीम कम ट्रू है। लेकिन जो गेम वो देख रहा है ना, वो उसके पहुंच से बहुत बाहर है। द गेम ही इज़ वॉचिंग इज़ intently is out of his reach, watching so intently. सुबह सुबह मॉर्निंग में जो साहिब है वो एक मिल्क बूथ में जा रहा है अब, ठीक है। वहाँ पे क्या है, उसके हाथ में ना एक स्टील का कैनिस्टर है। वो कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, और मतलब एक डिस्टेंस में वो एक जगह बता रहा है रोड के, वहाँ पे है वो टी स्टॉल। फिर वो कहता है कि मेरे को 800 रुपये मिलते हैं और मेरे को सारा खाना मिलता है, और मैं मील्स 3 मील्स जो होती है वो मिलती हैं यहाँ पे। वो पूछते हैं कि तुम्हारा कोई जॉब पसंद है। उसका जो चेहरा है उसमें अब वो एक केयर फ्री लुक नहीं है जो होती थी। जो स्टील का कैनिस्टर है वो बड़ा हैवी लग रहा है, वो उस प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी है जो वो इतनी आसानी से अपने शोल्डर पे कैरी कर लेता था। क्यों? क्योंकि जो बैग था वो उसका था। जो कैनिस्टर है अब वो उस आदमी का हो गया जो टी शॉप को ओन करता है। साहिब जो है, ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो साहिब है उसको जॉब मिल गई है। जॉब क्या है? जो मिल्क को डिलीवर करते हैं वो वाली जॉब है। उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर होता है। उसने एक ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 800 रुपये। MCQ का क्वेश्चन हो सकता है वो बोलते 500, 800, 400, तो उसे 800 रुपये मिल रहे हैं, 800 रुपीज़, और उसको सारे मील्स भी मिल रहे हैं जॉब में जो वो काम कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि एक तरीके से चाइल्ड लेबर है ना, जब वो रैक पिकिंग कर रहा था तब वो एक केयर फ्री लुक में था, लेकिन अब वो एक्चुअली किसी के अंडर काम कर रहा है। और ये जो बात की गई है कि उसके लिए जो उसका बैग था वो इतना हल्का था, लेकिन जो कैनिस्टर वो इतना भारी लग रहा है, ये एक और बार हमने जो यूज़ किया था पहले फिगर ऑफ स्पीच, वही है कॉन्ट्रास्ट। दो अलग अलग बातें। मेन चीज़ ये है कि जो साहिब है वो अब खुद की मन मर्जी से नहीं चल सकता, वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। इस वजह से वो अब जो है उस पर केयर फ्री लुक नहीं है, वो एक जो उसमें खुशी होती थी वो नहीं है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड उसमें करेंगे वीडियो के अंदर। Well, this is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.